बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहेसी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध और भीषण होते जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद अब यह समझा जा रहा था कि आज ट्रंप के राष्ट्र को संबोधित करने के साथ ही पिछले 34 दिनों से जारी जंग पर फाइनल ब्रेक लग जाएगा। लेकिन आज जब ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित किया तो उनके तेवरों को देखते हुए यह साफ हो गया था कि ईरान को लेकर अमेरिका किसी भी तरह का रहम बरतने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर चल रही युद्धविराम की संभावनाओं पर तो ब्रेक लगा ही दिया और इसी के साथ ईरान को बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ईरान पर और बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही दुनिया भर के शेयर मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह गए और अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में ट्रंप कौन सा नया फैसला लेंगे, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये तय है कि पिक्चर अभी भी बाकी है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है। महज एक दिन पहले ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान को लेकर अमेरिका का मिशन पूरा हो चुका है और अब हमें जंग की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो इस मामले को लेकर कल यानी आज देश को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के इस बयान को काफी गंभीरता से लिया गया और ये कयास भी लगाए जाने लगे कि शायद अब इस महायुद्ध का अंत हो जाएगा। इसी के साथ हॉर्मुज को लेकर चल रही तनातनी भी खत्म हो जाएगी और वैश्विक स्तर पर भी तेल और गैस को लेकर चल रहा संकट भी खत्म हो जाएगा। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बयान के सामने आने के बाद ही शेयर बाजारों में तेजी के साथ उछाल देखने को मिला है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के साथ ही चल रही जंग खत्म हो जाएगी। आज जब ट्रंप अपने देशवासियों को संबोधित करने आए तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। लेकिन जब ट्रंप ने अपना संबोधन शुरू किया तो वो अपने उसी आक्रामक अंदाज में नजर आए। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। लेकिन अपनी 20 मिनट की स्पीच के दौरान ट्रंप खुद ही अपनी बातों में उलझते हुए से नजर आए, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना मिशन पूरा कर लिया है और इस युद्ध में ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने दिया जाएगा। इसी के साथ ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं है। साथ ही उन देशों पर निशाना साधा जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, उन्होंने गद्दार तक कह दिया। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि जैसे ही ये संघर्ष खत्म होगा हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। ईरान जंग को लेकर ट्रंप का देश को संबोधन। 20 मिनट के संबोधन में ट्रंप ने बड़े दावे किए। जंग अभी खत्म नहीं हुई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अमेरिकी हमलों में खत्म हुई ईरान की नौसेना। हमारे कंट्रोल में है ईरान की सेना। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला होगा। विवाद खत्म होते ही स्वयं खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतना ही नहीं, अपने बयानों को लेकर हमेशा विवाद में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अब दबाव में है और ईरान ने सीज फायर की मांग की है।
ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इस जंग की वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई का संकट गहराते जा रहा है। वहीं इस युद्ध में ट्रंप खुद अपने ही देश में विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस युद्ध में हो रहे नुकसान को लेकर और ट्रंप के तानाशाही रवैये को लेकर अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स रैलियों के तहत लाखों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया। माना जा रहा था कि इन प्रदर्शनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर कूटनीतिक दबाव पड़ेगा और उन्हें ईरान को लेकर अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। माना जा रहा था कि आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के साथ एक नया सूरज चमकेगा और मिडल ईस्ट के संकट पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। लेकिन ट्रंप की स्पीच के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर यही लगता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी मूवी अभी बाकी है। देखना होगा कि आने वाले समय में ईरान अमेरिका युद्ध क्या मोड़ लेता है। लेकिन यह तय है कि अगर ट्रंप ने अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अमेरिका को वैश्विक स्तर पर और आर्थिक मोर्चे पर काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी के साथ ट्रंप को आने वाले समय में अपने देशवासियों के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार होना होगा। तो ये तमाम वो मसले हैं जो अब ट्रंप के बयान के बाद भी कहीं ना कहीं अनसुलझे हैं। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि ट्रंप अगर आते हैं तो शायद जो वैश्विक स्तर पर इस वक्त तनाव देखने को मिल रहा है थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अभी भी हालात जिसके तस है। यूं तो ट्रंप अपने रवैये के लिए जाने जाते हैं और वो पूरी तरह से जो अपनी प्रायोरिटी है हर जगह दिखाते हैं और उन्हें हम का जो एक दावे का वो कह सकते हैं उनके अंदर थोड़ा वो है, और वही एक बार फिर उनके संबोधन में भी देखने को मिला। यहां भी अपने देश की तारीफ, अपनी सेना की तारीफ और अपने द्वारा किए गए ऑपरेशंस की तारीफ। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है, डटकर मुकाबला किया है, अब ट्रंप के दावों में, वादों में कितनी सच्चाई है, इसका प्रूफ डोनाल्ड ट्रंप दे नहीं पा रहे हैं। ईरान को मसलने चले थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में डाल देती है। और अब देखिए, अब 3 हफ्ते का जो अल्टीमेटम दिया गया है, सवाल इसके साथ भी ये भी खड़े हो जाते हैं कि भाई 34 दिनों से जो कुछ भी चल रहा था, अब ये 3 हफ्तों में ऐसा क्या हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ। अभी भी वो कह रहे हैं कि बड़े हमले की तैयारी है, ईरान के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। जब बातचीत के दरवाजे खुले और इसी के साथ दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि रिजीम चेंज हो चुका है, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे ईरान को, हमने वो हर क्षमता को ईरान में तबाह कर डाला है जिससे वो परमाणु शक्ति की तरफ अग्रसर होता। और अब 3 हफ्ते का ये अल्टीमेटम, उन्होंने कहा है कि अभी भी ये जंग रुकी नहीं है और जो युद्ध विराम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी वो अभी भी जारी है। हालांकि ट्रंप ने, अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी बयानबाजी में ये जरूर अपने लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि जो गया यानी कि लॉस कम और फायदा हमारा ज्यादा हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी नहीं भूल सकते अमेरिका में ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी और पूरी दुनिया इससे अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर अगर हम देखें, हॉर्मुज को लेकर भी वो कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो देश यहां से तेल खरीदते हैं, लाते हैं, ले आते हैं, ये अब उनका मैटर है। हमने जो बड़ी मुश्किलें थी वहां उसको खत्म कर दिया है, बाकी अब आप लोग देख लो। और इसी के साथ अभी भी कई सारे सवाल हैं दुनिया भर में लोगों के जहन में, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका आक्रामक रवैया अपनाए हुआ है,
आखिर इसका अंत कब होगा? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने संबोधन में बड़े बड़े दावे किए और कहा कि अमेरिका ने निर्णायक जो बढ़त है वो हासिल कर ली है। उनके अधिकांश जो सैन्य लक्ष्य है वो पूरे हो चुके हैं और साथ ही साथ दावा यह भी किया कि ईरान की सेना, नौसेना, वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है। मिसाइल और ड्रोन क्षमता कमजोर कर दी गई है और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। और आज हम इसको लेकर चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो शुरुआत से लेकर अभी तक की जो अपडेट्स है उसके हिसाब से क्या बदला है इस संबोधन के बाद और क्या आगे जो रुख है वो अमेरिका लेगा, साथ ही साथ ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी। और आज हम चर्चा करेंगे जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का पैनल, जिनमें मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसी के साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शदिंदु रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और पीके सहगल जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक बार देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं और अब जो तस्वीरें शुरुआत से सामने आ रही थी, यूके देवनाथ जी मैं आपके पास ही सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि अगर हम तस्वीरों की बात करें, जो तस्वीरें अभी तक 34 दिन हो चुके हैं और 34 दिनों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप अपना संबोधन देंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कहा था कि अब कहीं ना कहीं हम अंतिम छोर पर है। लेकिन अब जब बयान दिया है, अब इस बयान को कैसे देखते आप? देखिए, दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ना शुरू में कोई प्लान था, ना कल कोई प्लान था, ना आज कोई प्लान था। आज सुबह उन्होंने अपने बयान में जो कुछ कहा वो उन्होंने सिर्फ वही कहा जो कि वो पिछले 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, पिछले 3 दिन से कह रहे थे जी। नया कुछ भी नहीं था। वरन उन्होंने परसों और कल जो उम्मीद जताई थी, कल जब खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह एड्रेस करेंगे, तो दुनिया भर में एक उम्मीद की किरण जुगी थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह से इस युद्ध को किस तरह से आस्ते आस्ते खत्म करना है उसकी तरफ कुछ इशारा देंगे। इसी के लिए आप देखेंगे कि आज से 24 घंटे पहले शेयर मार्केट जो है कितना बड़ा उछाल मारा था। बिल्कुल। लेकिन आज सुबह जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने इशारा दिया कि ये युद्ध 4-6 हफ्ते और चलेगा, पूरा दुनिया में डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की लहर छा गई। सबसे बड़ी बात है, इसका इंडिकेशन मिला जब हमारे यहाँ सुबह 6:30-7 बजे थे, तो जापान में तो दोपहर का टाइम था। जापान ऑनवर्ड यानी ईस्ट एशिया ऑनवर्ड एक एक करके सारे शेयर मार्केट जो है गोते खाने लगी। भारत में भी हमने इसका एक एडवर्स इफेक्ट देखा जैसे ही शेयर मार्केट खुला। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप शायद जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो हथियार बनाते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स शेयर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए। भूलें नहीं कि ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स उनके फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेशन देते हैं। और अभी अमेरिका में फंड रेजिंग का सीजन चल रहा है मिड टर्म इलेक्शन के लिए। ज्यादातर धनाढ्य कैपिटलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड हैं। तो जब शेयर मार्केट में बाकी सारे शेयर गिर रहे थे, कमाल की बात है शेयर उछल किसके रहे थे अमेरिका की मार्केट में, तो डोनाल्ड ट्रंप के वहां मित्र जो कि उन हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज के मालिक हैं जी। ये बड़े आश्चर्य की विषय है जी।
बिल्कुल, और ऐसे में ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और मोहम्मद अली साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कल भी हमने इसको लेकर चर्चा की थी, और अब अगर हम देखें, क्योंकि जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई थी, हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद जता रहे थे, हालांकि आपने भी ये बात जरूर कही थी कि भाई ट्रंप का भरोसा नहीं है, और आज भी। लेकिन अगर हम ट्रंप की बात करते हैं, ट्रंप जब भी अपना संबोधन देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कहती है। इस बार जो संबोधन दिया, कैसे देख पा रहे हैं आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके बयानों को? जूही जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक कंपल्सिव लायर है, कंपल्सिव लायर। उनको मतलब झूठ बोलना बड़े आसानी से निकलता है, आदत है उनकी। और ये अपनी नहीं, और ये एक रिसर्च हुई है, CNN, न्यूयॉर्क पोस्ट, इन सब ने एक रिसर्च करके एक डेटा कंपाइल किया है। यानी कि उनके पिछले बार 4 सालों में इन्होंने कितनी बार 30,500 एंड समथिंग बार झूठ बोला है। अगर एवरेज कैलकुलेट करेंगे ना, तो हैरानी होगी सुन के कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी, एक दिन में 21 बार बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये एवरेज निकाल के बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने, ही बिलीव्स इन बेसिकली के बिग लाई टेक्निक होती है, एक बड़े इफेक्टिवली ये बिग लाई टेक्निक यूज करते हैं। ये अडोल्फ हिटलर ने भी एक हल्के से अपने नाजी जर्मनी उस टाइम पे इस्तेमाल की थी, मगर उनका अलग था इस्तेमाल करने का तरीका। डोनाल्ड ट्रंप साहब का तरीका क्या है, जैसे कि रीना साहब ने बताया कि भाई गोल पोस्ट क्या था, भैया आपका मकसद क्या था। पता, इजराइल ने इनका बड़े अच्छे से उल्लू सीधा किया। ईरान को दुश्मनी थी, इजराइल ईरान की दुश्मनी थी, इन्होंने टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस गए। साहब ने बहुत बड़ी गलती। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दी। इतना झूठ बोलते हैं इंसान। आप तो 1970s में भी इन्होंने जो अपना खानदानी घर संभाला था, जब ये बिजनेस में आए थे, तब भी बहुत झूठ बोला था इन्होंने। तब भी बहुत, और ये डॉक्यूमेंटेड है ये झूठ। उसके बाद इनको सत्ता में आने से पहले भी आदत थी झूठ बोलने की, तो तब से झूठ और ये डॉक्यूमेंटेड है पूरा। कुछ होता है ना कि आप बहुत बड़े बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो मीडिया अटेंशन मिल जाती है, लेकिन आप इतने बड़े नहीं होते, लेसर नोन होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चंद एक आर्टिकल कहीं ना कहीं लोकल आपको आ जाता है, बड़बोलापन। हाँ, तो वैसे डोनाल्ड साहब के उस टाइम पे भी आर्टिकल थे, साफ पता भी इन्होंने वहां पे झूठ बोला है। तो बेसिकली इस आदमी की रेप्यूटेशन ही ऐसी जो झूठ बोलने की हो। हम जीत गए, इन्होंने एक बार भी कहा था हम जीत गए। आप देखिए 2016 के बाद से जो उनके चीफ, उनकी कैंपेन इन्होंने किया है, उनको भी कहा था जो आर्किटेक्ट थे कि भाई झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, रिपीटेडली झूठ बोलो कि लगे सच है। ठीक है। और उसको बिल्कुल, साथ ही हमारे साथ जो है रक्षा और सैन्य विशेषज्ञ के तौर पर कैप्टन श्याम कुमार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर देखिए, अब जो तस्वीरें, मुझे लगता है इन चीजों को लेकर हम बहस कर रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तरफ हमले की तैयारी और दूसरी तरफ सीधे जीत की दावेदारी ट्रंप की तरफ से कर दी जाती। इसके पीछे की सच्चाई आपकी समझ से क्या लगता है, क्या हो सकती है? वरना सब कुछ पीछे चल रहा है। हाँ। हम और आप जो देख रहे हैं सत्य नहीं है। और मेरी जो व्यूज हैं 28 फरवरी से आज तक एक ही है कि शांत जो ट्रंप है एक बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, और इनको हमें में या कम में नहीं लेना चाहिए। उनके दो रोल हैं स्टेट्समैन के, और स्टेट्समैन में मोरालिटी की बात आती है, उनका इकोनॉमिक फैक्टर आता है, उनके लोगों का सपोर्ट, उनका विरोधाभास, फाइल वो फाइल, उन सबको अलग रखते हैं हम एक तरफ। और दूसरी तरफ हम ये कहें कि वो लड़ने के लिए आए हैं एज कमांडर इन चीफ। तो एज कमांडर इन चीफ रणनीति की बात करें तो झूठ बोलना जरूरी होता है रन में, वरना आप रन नहीं जीत सकते। तो वो झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ बोल के अपना काम निकाल रहे हैं, तो इसको मान के चलिए। और मैं बता दूं गोल पोस्ट की बात, तो गोल पोस्ट बहुत क्लियर है। रोग स्टेट, मिसाइल एनिहिलेशन और यूरेनियम इनहेलेशन, तीन चीजों के साथ वो आए थे। इजराइल और वो मिलके एनिहिलेट कर रहे हैं वो, और रोग स्टेट को और हिजबुल्लाह को भी खत्म कर रहे हैं। और जो उनका जो स्ट्रैटेजिक एम था
वंस फॉर ऑल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करके और 47-48 साल की जो उन्होंने अब बात की उस पर आए हैं। वो अपने आप होगा ये भी कह रहे हैं। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। प्लीज समझिए, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, ना तो मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं, पर सिर्फ आकलन की बात कर रहा हूं कि जिस तरह से भी वो बोलते हैं, पिछले 12 दिन की लड़ाई में भी जो उन्होंने किया, बॉम्बर से मारने के बाद, कतार के अटैक के बाद जो रोका उन्होंने युद्ध, और पिछले 5 साल की जो सेंटकॉम की तैयारी है वो ट्रंप की नहीं है, वो पुराने प्रेसिडेंट की है। अफगान के वॉर के खत्म होने के बाद से ग्राउंड बेस्ड इंसर्जेंसी से ध्यान हटा के मिशन बेस्ड डिप्लॉयड इश्यूज पे और खासकर मैरिटाइम एंगेजमेंट पे अमेरिका ने पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में ध्यान दिया है और ये लड़ाई वहां की है। तो बड़े इसको पेड़ से बर्ड आई के व्यू में देखना होगा, क्योंकि क्यों इस तरह की बातें लगातार डाइवर्जेंट हो रही है, क्यों डिसेप्टिव लग रहा है लोगों को, क्यों इतनी तरह की चुपचाप बातें हो रही हैं, हो कुछ और रहा है और असर कुछ और हो रहा है। वर्ल्ड है, नाटो भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिप्रिमांड भी कर रहे हैं, आने भी दे रहे हैं, अपने आप खुल जाएगा भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, मिलिट्री करेक्ट है जी। ठीक है सहगल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर हम बात करें जो अभी जिस तरीके के बयानबाजी का दौर चल रहा है, ट्रंप लगातार अपनी तरफ से जो बयानबाजी है वो दे रहे हैं, अपनी तारीफें भी करते गए अपनी सेना की, अपने लोगों की, अपने ऑपरेशंस की। लेकिन सवाल यहाँ यही हो जाता है कि क्या दुनिया को असली तस्वीर बताई जा रही है या फिर जो परसेप्शन है उसे बदलने की कोशिश की जा रही? देखो, मेरे को लगता है कि डिसेप्शन के ट्रंप खुद फंस गए हैं, एक किस्म से डिसइल्यूजन है। उन्होंने पूरी अपनी बातचीत के बीच में एक तो सारी दुनिया को और मुसीबत में धकेल दिया है। साफ तौर पर दुनिया को लग रहा था कि ट्रंप आज कुछ न कुछ सीज़फायर की घोषणा करेंगे और युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर कल शेयर मार्केट पे स्टॉक मार्केट उठ खड़ी हुई, आज बुरी तरह से गिर रही है। अमेरिका के अंदर भी फ्यूचर्स मार्केट की बहुत बुरी गिरावट आई है। वहाँ गैसोलीन की प्राइस, ग्रोसरी शॉप्स की कीमतें आसमान को छूने लग गई है। हर फैमिली वहाँ की दुखी हो रही है। सबसे पहला जो उनके भाषण के बाद में अमेरिका से प्रक्रिया आई, उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, जो सेनेट के मेजोरिटी लीडर हैं, उन्होंने कहा ट्रंप ने कुछ भी नया नहीं बोला। उन्होंने जो 4 चीज़ें बोली हैं वो बार बार उसको दोहराते रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जंग जो है बहुत लाजमी है, क्योंकि पिछले 47 ईयर से जो ईरान है वो कह रहा था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और वो साफ तौर पे बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि बार बार उन्होंने कहा कि हमने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं हमने जंग जीत ली है, जबकि साफ तौर पर लगता है कि जंग उन्होंने किसी प्रकार से कोई नहीं जीती। वो साफ तौर पर कह रहे हैं हम उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उनकी नेवी को खत्म कर दिया, उनके जखीरा जो है बहुत बड़ा मिसाइल पावर है उसको नष्ट कर दिया, उनके ड्रोन को नष्ट कर दिया। सर, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, क्योंकि अब जब वो अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे तो अब ये बयान में जो है उन्होंने ये भी कहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर कि वो खुलवाने की जिम्मेदारी जो है अमेरिका की नहीं है, इस जलमार्ग को वो देश खुलवाएं जो इसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने यही कहा कि देखो आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं चाहिए, हमारे पास तो ऑयल एंड गैस बहुत है, और जिन देशों को ऑयल एंड गैस चाहिए, जैसे यूरोप को चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, साउथ कोरिया को चाहिए, चाइना को चाहिए, जापान को चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए, नेटो को चाहिए, वो खुद ब खुद कोई कार्रवाई करे इसको खुलवाने के लिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद नहीं है किसी प्रकार का रजीम चेंज करने के लिए, जबकि सब साफ तौर पर कह रहे हैं कि 28 फरवरी को जब हमने किया रजीम तो चेंज हो चुकी है। IRGC के और जो बड़े लीडर्स हैं मारे गए, लेकिन वो ये भूल गए कि जो उनका खमेनी का बेटा ही है जो भी लीडर बन चुका है, सुप्रीम लीडर बन चुका है, वो उससे भी ज़्यादा कट्टर है, उससे भी ज़्यादा रेडिकलाइज है। साफ तौर पे वो जानते हैं कि उनके जो 30 अमेरिका के बेसिस थे उसमें से 17 बेसिस तो कम्प्लीटली नष्ट हो गए हैं, बाकी 13 में भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, सारी एम्बेसीज में बड़ा नुकसान हुआ है। जो भी उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, चाहे साइप्रस का एयरबेस खड़ा हुआ उसको उसके ऊपर हमला हुआ, टर्की का एयरबेस खड़ा हुआ उसके ऊपर हमला हुआ, अजरबैजान का एक ने अपना एयरबेस दिया उसके ऊपर हमला हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी देश किसी प्रकार से अमेरिका की सहायता कर रहा है हम उसके कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर गल्फ में जितने भी GCC कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनकी रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया, उनके पाइपलाइन को बर्बाद कर दिया, उनके स्टोरेज डिपो को बर्बाद कर दिया, और अमेरिका के जितने भी वहाँ रेडार्स थे उन सबको तकरीबन नष्ट कर दिया। बड़े पैमाने पर अमेरिका कहता है कि उनके एयर डिफेंस कम्प्लीटली खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने KC-135 के 5 जहाज नष्ट कर दिए, उनका F-35 एक मार गिराया है, उनके कई 5 से 9 या 10 रिपर ड्रोन्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है।
तो ऐसे ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर फिर वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जंग जो है खत्म नहीं होगी, ऑपरेशन ये जो है एपिक फ्यूरी इसको ऑनवर्ड रखा जाएगा। और कहा कि 3 हफ्ते के बाद हमें 2-3 हफ्ते के बाद बहुत बड़ा कोई हमला करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने गलती की किसी प्रकार से ट्रुप्स ऑन ग्राउंड लाने के लिए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ अमेरिका उतनी बुरी तरीके से मार खाएगा जितनी उन्होंने वियतनाम में खाई, इराक में खाई, अफगानिस्तान में खाई। और अमेरिका फंस जाएगा। वहाँ के जितने भी आर्मी कमांडर्स हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं गलती से भी बूट्स ऑन ग्राउंड मत उतारना, ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल होगी। और फिर वंस अगेन जो लास्ट है, उन्हें किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया कि एंड गेम क्या होगी, बिल्कुल ठीक है। को कैसे यूके देवराज जी, देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि हम वहाँ की सेना को तबाह कर चुके हैं, वहाँ जो परमाणु क्षमताएं हैं बनाने की उसको तबाह कर चुके, लेकिन क्या किसी देश के लिए इतना आसान होता है किसी दूसरे देश में जाकर इन तमाम चीजों को, वहाँ की सेना को तबाह कर देना, जो ट्रंप इस वक्त दावेदारी कर रहे हैं? जो ही देखिए, जब वो बोलते हैं कि ईरान की एयरफोर्स को तबाह कर दिया, उनकी एयरफोर्स तो ना के बराबर थी। लास्ट 50 साल पहले शाह ऑफ ईरान के टाइम में अमेरिका ने जो जहाज गिफ्ट दिए थे वही थे, कुछ एयरफोर्स के नाम पर था ही नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि उनकी नेवी को तबाह कर दिया। उनकी ईरान की जो नेवी थी बहुत छोटी सी नेवी थी, उसको तबाह करने में क्या बड़ी कोई बात है, छोटी सी नेवी थी। जो जैसे होता है ना, गल्फ एरियाज में जगह भी कम है, मैनोवरिंग स्पेस भी कम है, तो उन्होंने क्या तबाह किया। अभी तक ईरान की आर्मी जो कि 6 लाख स्ट्रांग है, वो अभी तक इंटैक्ट खड़ी है। उनके पास 3,500 टैंक हैं, इंटैक्ट खड़े हैं। ईरान की आर्मी ने फ्रेश खड़ी है युद्ध के लिए, और उन्होंने अभी तक इस लड़ाई में एक भी बार उनको जरूरत नहीं पड़ी टैंक का गोला या तोप का गोला फायर करने की। वो तो ईरान और कुवैत के बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे इराक की डायरेक्शन से या कुवैत की डायरेक्शन से। IRGC मजबूती से लड़ रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से कि आस्ते आस्ते उनके स्टॉक पर जो मिसाइल्स हैं वो कम हो रही है। वो रोज जितनी फायर करते हैं उतनी रोज बना नहीं पाते हैं। तो हम देखेंगे कि अगले 1 हफ्ते में ऐसा समय आएगा जब ईरान के जो मिसाइलें हैं, खासतौर से ईरान की जो लॉन्ग डिस्टेंस 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल जिससे वो इजराइल को टारगेट करता है, वो खत्म हो जाए। लेकिन IRGC लड़ती रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उनके हाथ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मात्र 30 किलोमीटर चौड़ा है। वहां पर ईरान के पास अभी भी हजारों ऐसी वही चीज, क्योंकि अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि भाई हमने वहां जो बड़ी मुश्किलें थी खत्म कर दी, अब आप लोग समझो जो वहां से आना जाना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रशिया ने भी इसको लेकर ये बयान दिया कि असल में अमेरिका अपने सैन्य बल के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पावर अभी भी ईरान के पास ही है। जूही जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया हैरान है, परेशान है कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये दर्शाता है कि उन्होंने ठीक से वॉर गेमिंग नहीं की थी। ईरान ने क्या किया, बड़ी चालाकी से बंदर अब्बास के उत्तर में, चबहार के उत्तर पश्चिम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए करीबन 600 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ज्यादा बड़ी की जरूरत ही नहीं है, रेंज 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर वाली तैनात की है, एंटी शिपिंग मिसाइल। तो अगर कोई भी अमेरिका, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की दुविधा, उनकी नेवी की दुविधा, पर्शियन गल्फ में उनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है कतार में, बहरीन में। उनके जो सेट्स हैं वो गल्फ में ही, पर्शियन गल्फ में ही फंसे हुए हैं। वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर अरब सागर नहीं आ सकते, हिंद महासागर नहीं जा सकते, अमेरिका में रिपेयर रेक्टिफिकेशन के लिए या क्रू चेंज के लिए नहीं जा सकते। इसी तरह से अमेरिका ने दुनिया भर से शिप्स को, अभी हम USS त्रिपोली का नाम ले रहे थे, उसको जमा किया हुआ अरेबियन सागर में, ओमान की खाड़ी में। वो ओमान की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाकर पर्शियन गल्फ में नहीं जा सकते। तो देखिए, खड़ग आइलैंड की बात कर रहे थे अमेरिकन, इतने जोर जोर से डंका पीट रहे थे। खड़ग आइलैंड तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो अगर इनके एम्फीबियस असॉल्ट शिप जैसे USS त्रिपोली और उसके जो दूसरे शिप्स हैं, वो अगर 2500 मेरीन कमांडोज को लेकर गल्फ में एंट्री नहीं कर पा रहे, तो खड़ग आइलैंड तक जाके लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल। ये दिखा रहा है कि
जी मिस्र साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यही वो कुछ पॉइंट्स है मुझे लगता है जिस पर लोगों को सोचने की भी जरूरत है। और अब देखिए जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कहीं ना कहीं वो नहीं हुआ, तो ये भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि रिजिम चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी हमले की बात कर रहे हैं। तो अब अगर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट में ट्रंप के इस रणनीति से क्या असर पड़ेगा, प्रभाव कैसा होगा, शांति या अस्थिरता? आपके प्रश्न ना मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब, यूके लीडर साहब ने बहुत सही बताया ये बात कि अरे अमेरिका और चीन ये दो राष्ट्र हैं जिनकी नेवी ब्लू वाटर नेवी है और बहुत स्ट्रांग नेवी है। मतलब अपने तट से बाहर जाकर ये ऑपरेट कर सकते हैं, वो क्षमता है इनमें जी। या अगर इनकी नेवी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा नहीं कर पा रही है, अरे घुस नहीं पा रहे, कब्जा कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, घुस ही नहीं पा रही है, तो कंट्रोल क्या करेंगे? दूसरी डोनाल्ड ट्रंप साहब की झूठ बोलने की आदत जो मैंने आपको बताई ना इससे पहले, आपको बताऊं मजे की बात। देखिए, क्योंकि इस बात पे रिपीटेडली हर चैनल में चल रहा है, मैं आपको एक कोई हल्का सा अगर आप याद दें, हल्का बहुत मजाइया बात बताऊं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, जो शायद लेसन नोन हो, लेकिन बहुत मेहनत करके रिसर्च करके मैंने निकाली है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला था 1989 में कि उनके पास बहुत कम, उनको कर्जे में नहीं है, ठीक है, मत पड़ा $4 बिलियन का कर्जा है इनके ऊपर 70 बैंकों से। अरे 70 बैंकों से इंसान 2 या 3 बैंक अकाउंट रखे तो परेशान हो जाता है। 70 बैंकों से आप सोचिए $4 बिलियन का कर्जा, जो कि 2024 पे उनका 8.46 बिलियन हो चुका था। और 70 बिलियन जो मैं 70 बैंक बताया ना, वो 1990 तक आप सोचिए। और फिर 1997 में बेन बर्सन जूनियर है, बेन बर्सन को टास्क दिया था कि उनको कम से $2 बिलियन रिकवर करने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब लेते थे उनके बैंक से, ठीक है। तो बेन बर्सन बहुत मजाइया, इन्होंने मालूम किया, ये पीछे पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप साहब के, मगर ये इन्होंने खुद बताया है, ये ऑन रिकॉर्ड है बयान, कि ये बहुत सरप्राइज हुए कि उनको पता ही नहीं है सच में, या तो उनको पेनिया है क्या, कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट है और फिक्शन है, उसके बारे में सही नहीं मालूम है। 1998 में न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर ने एक आर्टिकल छापा था, जेरी नैडलर ने लिखा था वो उसमें जी। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। श्याम सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सत्ता चेंज हो गई, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, रिजिम चेंज कर दिया है हमने, हमारे अब जो वहां नेता है कहीं ना कहीं वो हमारे ही लोग हैं और हमारी बातचीत चल रही। फिर दूसरी तरफ ये हमले की जो बात कही जा रही है, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? जब सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, तो फिर ये 2-3 हफ्तों वाला माजरा क्या है? दो बातें जूही जी, दो बातें सुनिए। सबसे पहले लड़ाई लड़ कौन रहा है? लड़ाई ट्रंप पॉलिटिकल लीडर है, लड़ाई एडमिरल ब्रैड कूपर लड़ रहे हैं, जो सेंटकॉम के कमांडर हैं और वो नेवल ऑफिसर हैं। 2008 के बाद से 1983 से वहां पर कोई भी नेवल ऑफिसर पोस्ट नहीं किया गया। 2008 में 1 साल के लिए एक नेवल ऑफिसर को लाया गया था, जिसने रिजाइन किया, जो ईरान के समर्थक थे करीब करीब, और उनको व्हाइट हाउस से नहीं बनती थी। और पिछले जो कमांडर थे सेंटकॉम के, वो भी एक मरीन फोर्स के ऑफिसर थे। और मैं आपको बताऊं, एडमिरल ब्रैड कूपर वो एक बहुत ही हॉक आई ईरान के माने जाते हैं। और इसके पहले वो 1 साल सेंटकॉम के नेवल कमांडर रहे, और उसके पहले 4 साल अमेरिकन मरीन फोर्सेस के बॉस रहे हैं। और उनको यहां लाया गया, और 2021 से 25 तक भयंकर तैयारी की गई सेंटकॉम में। जब अफगानिस्तान से फौजें हटी तो उसके बाद से बहुत कुछ किया गया है वहां। ये ट्रंप ने नहीं किया है, मुझे आपको ये बताना चाहिए, ये ट्रंप ने नहीं किया है ये काम। जो अब आपको मैं बताऊं, वहां शिप्स को घुसने की जरूरत नहीं है। जब CT-159 100 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, 8 अनमैन्ड शिप्स उन्होंने जो बनाए हैं, एयरोस्पेस के साथ तो इंटीग्रेशन किया है, जो लुकस ड्रोन बनाए हैं, एम्फीबियस असॉल्ट मिशन नॉर्मेंडी, इंचॉन या फॉकलैंड जैसा नहीं होने वाला। यहाँ गल्फ के अंदर शिप्स को आने की जरूरत नहीं है। 1-2 लाइन कह दूं, ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो रही हैं, मैरीटाइम डोमिनेंस के लिए बहुत ज्यादा सप्रेशन ऑफ
स्ट्राइक्स होती हैं ताकि आपका फेवरेबल एयर और ग्राउंड एंड नेवल सिचुएशन बने, तभी आप कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन स्पेशल ऑपरेशन के टाइप का या एक मॉडिफाइड लैंडिंग्स होती है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं एंकर ऑन ग्राउंड नहीं। हालांकि उसमें भी क्षति होगी, उसमें भी लोग मारे जाएंगे, और इसीलिए आज सवेरे जो आपने उनका जो सुना वो मनोबल बढ़ाने के लिए था। ये एक स्टेप अप टेक्नोलॉजी है, स्टेप अप का तरीका है। मैरीटाइम वॉरफेयर में चीजें बहुत सरप्राइज, बहुत सारे डाइवर्जेंस और बहुत सारे डिसेप्शंस के साथ होती हैं, इसलिए उन्होंने इनका कोई भी आकलन नहीं करने दिया आज उनको। आप देखिए धीरे धीरे क्या होता है। 2 लाइन कहता हूं थोड़ा सा। ईरान आज बहुत गमगीन है, ईरान आज बहुत गमगीन है, लेकिन मानो तो समुंदर का जो गल्फ का पानी है अब थोड़ा कम नमकीन है। तो मैं ये कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात कही आपने। ग्राउंड बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं, थोड़ा देखिए, संभालिए। ये 1 तारीख से मैं कह रहा था, कई आर्टिकल्स लिखे और कई चैनल्स पे बोला, इसको जो खोलना पड़ेगा। ये जो बंद करके रखा है ना, यहाँ से ले जा रहे हैं माल, ये टोल टैक्स लगा रहे हैं, ये वाला बंद है। और आज उन्होंने एक बात कह दी, ओमान और हमारा मामला है, ये हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज तक तो ओमान से बात की, तो ये बातें। और एक और बात कह दी उन्होंने, हूती, हमास और हिजबुल्लाह एक्टिव हैं और अभी जागे हुए हैं, मतलब मान भी लिया कि मेरे प्रॉक्सीज भी लड़ रहे हैं। तो ये 2 बातें आज निकल कर आई हैं। ध्यान रखिए, ईरान कोशिश कर रहा है, लेकिन मनोबल लगातार तोड़ते जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल मिलके। और इजराइल तो निपटा रहा है हिजबुल्लाह को, इधर तो अमेरिका लड़ रहा है। और अब उसके कंधे पे नाटो और यूए आके फायर करेगा, अब बोलेगा अपने तेल ले जाओ, अपना हार्मुज खोलो, मैंने तुम्हारे लिए जगह बना दी। तो अंदर में कुछ और चल रहा है और कुछ और चल रहा है। थोड़ा देखिए, पेशेंस की जरूरत है। वर्ल्ड पूरा प्रभावित है, परेशान है, डिसेप्टिव है, तो वो बहुत बड़ा ट्रम्पेट बजा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सहगल साहब, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज कही है कि हम ईरान को अगले 2 से 3 हफ्तों में स्टोन एज में वापस ले जाएंगे। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान अमेरिका के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। लेकिन ये सवाल, इस तरह की धमकियां देना एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नेता को कितना शोभा देता है। और साथ ही साथ जो वो ये 2-3 हफ्तों की बात कर रहे हैं, ये वाकई में 2-3 हफ्ते के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा या अभी भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, ईरान को छोटा समझने की कोशिश? देखो, पहले तो अमेरिका और इजराइल ने, CIA और मोसाद ने बहुत ही बड़ी अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन किया। उन्होंने साफ तौर पे अपनी क्षमता को, अपनी एयर पावर को, अपनी टेक्नोलॉजी को ओवर एस्टिमेट किया और ईरान को कहा कि शायद वो टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा 28 फरवरी को जब हम 40 टॉप लीडर्स मार दिए, वहाँ क्योस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर उनको साफ तौर पर नजर आया कि ईरान इतने दिन लड़ाई नहीं कर पाएगा। ईरान ने अभी 34 दिन लड़ाई हो गई है। ट्रंप के जैसे ही भाषण खत्म हुआ, विद इन फर्स्ट 15 मिनट्स तीन वेव्स के माध्यम से इजराइल के ऊपर हमला किया गया, साथ ही साथ बहरीन के ऊपर हमला किया गया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ईरान के पास अपनी क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। पहले वो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन मिसाइल दाग रहा था और सस्ते ड्रोन दाग रहा था, जिससे जो कीमती उनके इंटरसेप्टर्स है उन्होंने उनको इस्तेमाल कर दिया। अभी उनका उतने इंटरसेप्टर्स नहीं रहे। अभी वो सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की मिसाइल फायर कर रहा है, जिनमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट व्हीकल्स हैं, तो उनके पास मल्टीपल वॉरहेड्स हैं। दूसरा, उनके जितने भी हथियार हैं, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उनके रडार्स को चकमा दे रहे हैं और सही तरीके से हमला अटैक कर रहे हैं। और ईरान ने इस लड़ाई के लिए पिछले 40 साल से तैयारी की है। फिर ईरान ने बहुत ही समझ बूझ के साथ स्टडी किया पूरा मिडल ईस्ट को। जब उन्होंने 20 साल पहले सदाम को हटाया गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पूरा कोलैप्स हो गया। जब गद्दाफी को हटाया गया, पूरा कोलैप्स हो गया। जब असाद भाग गए मॉस्को में, पूरा कोलैप्स हो गया। उन्होंने 20 साल स्टडी किया कि इस माफी के अगर हमारे लीडर्स मारे जाएंगे, जो उनकी पॉलिसी है इजराइल की, तो किसी माफी का कोलैप्स नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मोज़ेक बनाया, अपने पूरे देश को 31 जोन में डिवाइड किया। हर 31 जोन का इंडिपेंडेंट लीडर है, इंडिपेंडेंट कमांडर है, उनके अपनी मिसाइलें, अपना कामिकाज़े ड्रोन है, अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है, और वो किसी पर के ऑर्डर से डिपेंड नहीं। ऐसे में इस माफी के देश को हराना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और बाकी एयर पावर के माध्यम से दुनिया में कोई भी देश कभी भी परास्त नहीं हुआ। और अमेरिका ने और इजराइल एयर पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। एयर पावर से कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला, उनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जरूर पड़ेगा। अगर वो इसको स्टोन एज में डालेंगे
तो यकीनन ईरान जो है पूरा मिडल ईस्ट को है, गल्फ कंट्री जो अमेरिका के लाइज है उनको भी स्टोरेज में डाल देगा। अमेरिका साफ तौर पे कहता है कि आपके मैं इलेक्ट्रिक ग्रिड को खत्म कर दूंगा, आपका पूरा देश जो है अंधेरे में डूब जाएगा। वो एग्जैक्टली अमेरिका के एलाइज के साथ ये करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से कल से जो अमेरिका की 15 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे उनको उनके हेडक्वार्टर को बर्बाद करेंगे, उनको बर्बाद करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ईरान के पास काफ़ी से ज़्यादा ताकत है, क्षमता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल का टेल अवीव में तो बहुत नुकसान हो चुका है। उनके दो ही पोर्ट्स हैं उनके पास, एक हाइफा दूसरा एलात, दोनों पोस्ट ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए। फिर दमोना के ऊपर भी हमला हुआ है, लेकिन दमोना से 10 किलोमीटर दूर किया हमला। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज भेजा कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर के ऊपर हमला किया तो हम दमोना तो वैसे ही कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो इजराइल विल बी फिनिश्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ऐसे में गलती से भी हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करना। चलिए मेजर साहब देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि अब जो कुछ भी तस्वीरें अभी तक निकल के सामने आई है, अब इससे एक नए जो संदेश है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो बैठ गया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ये मान के चले थे कि शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो तो अब मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ उल्टा उन्होंने ये कह दिया है कि 2-3 हफ्ते भारी पड़ सकते हैं। और अब इससे क्या समझा जाए? क्या अब एक नए युद्ध की शुरुआत जो फिलहाल के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, या फिर उस पर पॉज का बटन जो है दबा दिया गया है, आगे कुछ और जो नजारे हैं वो बदलते हुए दिखाई देंगे मिडिल ईस्ट के? बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि एक सोते हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए। आपने सोते हुए शेर को जगा दिया तो आपने खतरा मुंह मोल लिया। तो अगर आप अभी बोल रही हैं कि अभी पॉज हुआ, ठीक है, मगर कोई ऑफिशियल कोई ऐसा नहीं है, ठंडक हो गई, गर्मी हो गई, बीच में ठंडक हो गई, ये चलता रहेगा मामला। और ये बदकिस्मती से मैं देख रहा हूँ कि बीच में हमारे दर्शकों से आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, आपको डोनाल्ड ट्रम्प साहब की ट्वीट बयान मिलते रहेंगे, आपका मनोरंजन होता रहेगा इसके अंदर। आप उसको गंभीरता से मत लीजिए, आप टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चंद एक चीजें हैं, जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को और मालूम पड़ी, आपको भी हैरानी होगी अगर मैं हट के बताऊं। आपने बहुत कवर किया, मैं दाग देता हूं, मैं अगर ये मजा भी आएगा सुनने में। देखिए 1983 की आपको एक कहानी बताता हूं मैं आपको, बड़ा मजा आएगा सुन के। डोनाल्ड ट्रम्प एक फॉर्म कर रहे थे, अपनी बिजनेस एम्पायर फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे लगे हुए स्ट्रगल कर रहे थे, बनाए थे। तब न्यू जर्सी जनरल्स फुटबॉल टीम होती है, जैसे कि हमारी आईपीएल होती है या आईएसएल होता है, इंडियन सुपर लीग, जिसका दोनों मैं सिटी कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं मैंने बिहाइंड द सीन काम किया है इसमें। वैसे ही इनकी फुटबॉल लीग थी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये टीम पब्लिक फोरम पे बोला, ये इन्होंने बोला है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 83 में, कि भाई ये प्लेयर को खिलाऊंगा, ये कोच है करूंगा, इतने पैसे हैं मेरे पास, ये है वो है, फलाना है, धमकाना है, बहुत कुछ बोला इन्होंने। आसमान भी हो सकता है, क्या पता सच हो। CNN के एक रिपोर्टर है कीथ ऑल्बरमैन, उन्होंने बताया कि बहुत बाद में, बहुत बाद में जाकर 2021 में इन्होंने बताया कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उस टाइम पे बयानबाजी की थी ना, हालांकि एक्सपोज हो चुके थे, जो प्लेयर के नाम लिए थे स्टार प्लेयर, भी एक भी स्टार प्लेयर नहीं था उसमें। अच्छा, कोच जो इनके नाम लिए थे, एक भी कोच नहीं था उनमें से, हैं। फिर जब उनका हुआ चैनल पे, टीवी पे आए कि भाई अब टीवी पे अगर आपने कुछ गलत बोलते, झूठ बोलते, पूरी क्रेडिबिलिटी मिट्टी पलट हो जाती है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बात पलट दी, कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने जो वादे किए थे कि भाई मैं प्लेयर लेकर आऊंगा, ये कोच लेकर आऊंगा। फिर 1987 में ना एक टेस्टिमनी हुई थी, यहाँ पे एंटी ट्रस्ट केस इनके ऊपर था, वो यूनाइटेड स्टेट्स फुटबॉल लीग ने इन पे लगाया था। और नेशनल फुटबॉल लीग में ये बहुत अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। तब जो NFL के कमिश्नर थे ना, वो थे पीट रोजल, और उन्होंने पीट रोजल ने अपने शुरुआत में बताया कि नहीं, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प साहब एकदम फ्रॉड आदमी है, ऐसी कोई बात है, कोई डील नहीं हुई है, हम तो खिलाफ है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कोई के टीम के ओनर बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं एक सरल भाषा में कहूँ ना, एक होता है कॉन आर्टिस्ट। कॉन आर्टिस्ट कौन होता है? जो चीट करता है, जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, बुद्धू बनाता है, ये करके वो करके कर लेगा, और आप यकीन मान लेते हो गलत तरीके से। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो वाले शख्स हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला कि मैं सतर्क करूंगा, पूरी जंग रुकवा दूंगा, पूरी दुनिया में जो जंग चल रही है, मैंने इतने जंग उठाए,
ठीक है श्याम कुमार, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर मिशन की बात की जा रही है कि मिशन पूरा हो गया है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर चीजें हैं वो अभी भी उलझी हुई है, अनसुलझी हुई है। देखिए, क्योंकि सुलझी हुई है। श्याम सर से सवाल जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। देखिए, ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि मिशन कंप्लीट हुआ है, पर इसके साथ वो कह रहे हैं कि उनके जो मिशंस थे वो इनरिचमेंट यूरेनियम के, मिसाइल खेप के, नेवी के शिप्स के, एयरक्राफ्ट के, शाहिद ड्रोन की फैक्ट्रीज के, इनको खत्म किया है उन्होंने। वो कहते हैं 80% 90%, वो दावे उनकी एक तरफ। और जो बड़ा एम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, अब आपको मैं एक प्रश्न कहता हूं, आप जवाब, दर्शक भी हमारे सुन रहे हैं कि मैं एक पूछना चाहता हूं कि कल को यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हो रही है और सारे शिप्स कहते हैं कि मुझे अब हॉर्मुज को खोलना है क्योंकि हमें यहाँ से तेल चाहिए, हमारे कंट्री के शिप्स आ रहे हैं, तो उनके वारशिप्स वहां आएंगे और एक एक करके अपने अपने शिप्स को मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जमावड़ा वारशिप्स का हो जाएगा वहां पे, तो क्या रोक पाएगा ईरान उनको? तो यही तो तरीका है काम करने का। उन्होंने जमीन बना दी, पानी का जो खारापन है कम कर दिया, कम नमकीन किया है, और नमकीन कम करेंगे मार मार के, फिर ग्राउंड बना देंगे। और ये जो शिप्स आएंगे तो वो क्या करेंगे? 24 कंट्री के, 25 कंट्री के। ऑपरेशन एस्पाइडाइस को आप भूल गए? हुती के अगेंस्ट में यूरोपियन यूनियन ने चलाया था ना, ऑपरेशन अटलांटा चलाया था ना, अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया था ना, सारे नेवी के शिप्स आए थे ना, सबने आके काम किया ना हुती के अगेंस्ट में, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये वो अपने कंधे पे, उनके कंधे पे अपना वार करेंगे। मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री चुप क्यों है? दूसरा प्रश्न, चुप क्यों है आखिर? बिल्कुल, हाँ। चुपचाप क्यों मार खा रहे हैं? किसी बड़ी तैयारी की आशंका है ना, सबको लेके रखा हुआ है, चुप कर रखा है उन्होंने, आखिर क्यों हो रहा है ये सब? इसे हमें सोचना पड़ेगा ना। यहाँ तो कुछ ना कुछ होने वाला है। और जमावड़ा, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बुश, वो भी आ रहा है, आखिर क्यों? 70 80 जहाज लेके, फोर्ट भी वापस आ रहा है, आखिर क्यों? ये रीमैन्यूवरिंग, रीलोकेशन, ये सब क्यों? ट्रिपोली की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी एक कैरियर ही है। हुई ट्रिपोली भी एक एम्फीबियस कैरियर है, उससे जहाज उड़ते हैं, वो एम्फीबियस असॉल्ट दूसरे टाइप का शिप है। ये इनके तरीके अलग है लड़ने के। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर पायलट हूँ और स्पेशल ऑपरेशन का पायलट हूँ। मरीन वॉरफेयर की छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जूही जी, ये वॉरफेयर नहीं हुआ है वर्ल्ड में बहुत दिनों से, तो लोग इसको नहीं समझते उस तरह से जिस तरह से चल रहा है। इसमें लंबा वार होता है, मिशन डिप्लॉयमेंट होती है, और कोई भी स्टेशनरी नहीं होता, मूवमेंट होते रहती है वारशिप्स की और रिसोर्सेज की। बिल्कुल, हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। और देखिए, सवाल यही, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी उलझन की स्थिति जो है बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आने के बाद से, और वो अभी भी कह रहे जंग अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी तरफ से 2-3 हफ्ते जो है कहीं ना कहीं ईरान के लिए बहुत भारी होने वाले हैं, जो हम तैयारियां कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इजराइल भी इसमें शुरू से इन्वॉल्व रहा है, अब इजराइल का रुख क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो नेशनल एड्रेस था उनका, उन्होंने बहुत ऐसी चीज नहीं बोली जो दुनिया को सरप्राइज करे। वही उनके रिपीटेड स्टेटमेंट जो पिछले कई दिनों से मीडिया में चल रहा है, कई बार उन्होंने बयानात दिए, उसी के तहत उन्होंने 18 से 20 मिनट का एक एड्रेस किया। कोई नई बात नहीं बोली, कोई नए इश्यूज नहीं रेस किए, बस 2 से 3 हफ्ते में ईरान को तबाह करने के। अभी तक वो क्या कर रहे थे? अभी भी तो तबाही कर रहे हैं। 31 स्टेट में जिस तरीके से स्ट्राइक किया, और इस तबाही में उन्होंने क्या किया, मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज को झुलसा दिया। कुवैत को टारगेट बना दिया, ओमान को टारगेट बना दिया, यूएई को टारगेट कर दिया, और अपने काउंसुलेट को वाइंड अप करके वहां से निकाल दिया। और साथ में पूरे जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा लिया था, उस जिम्मेदारी का क्या हुआ? आप अपने जिम्मेदारी से बैकआउट कर गए, और आपने पूरी जिम्मेदारी को समेट दिया सिर्फ इजराइल में। तमाम तरीके के इंटरसेप्टर, तमाम तरीके के डिफेंस मटेरियल को आपने रिलोकेट करके इजराइल में पहुंचा दिया, और इजराइल के डिफेंस को पुख्ता कर दिया, और इजराइल को एक आपने इंसाइट दिया कि वो सदर्न लेबनान पे स्ट्राइक करे और अपनी सीमाओं को बढ़ाए। तो एक ग्रेटर इजराइल बनता हुआ दिख रहा है, मिडिल ईस्ट की तबाही दिख रही है। और फिर आप बोलते हैं कि आपको इसे 2 से 3 हफ्ते चाहिए, ईरान को और सबक सिखाएंगे और डिस्ट्रक्शन करेंगे। क्या मकसद हासिल करेंगे? क्या सत्ता बदल देंगे? क्या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोटाज कर देंगे? क्या मिसाइल का प्रोग्राम रोक देंगे? क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोल लेंगे? क्या आप मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को और पुख्ता कर लेंगे? तमाम ऐसे इश्यूज हैं। तो अमेरिका तो आज की डेट में जिस तरीके की उससे बहुत कुछ ड्रॉ नहीं किया जा सकता। आप तमाम एक्शन कर
लें, चाहे ट्रिपोली ले आए, चाहे आपने यूएसएस अब्राहम लिंकन देखा, आपने यूएसएस फोर्ड देखा, तो आपके बेनिफिट के चला गया। आपका मकसद क्या है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्या खर्ग आइलैंड कैप्चर करना चाह रहे हैं, अबू मूसा कैप्चर करना चाह रहे हैं? करेंगे तो कैसे सस्टेन करेंगे, क्या लॉजिस्टिक चेन होगा, कौन सी टारगेटिंग होगी, कैसे रिजीम बदला जाएगा? और न्यूक्लियर प्लांट को अगर सबोटाज करना चाहते हैं, एनरिच यूरेनियम को आप ग्राउंड फोर्सेस से टैकल करेंगे। आपके डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहां चले गए, GBU 2557 कहां चला गया? तो ये सारी चीजें आप नेशन में डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन नेशन का विल टू फाइट नहीं ब्रेक कर सकते। आप सत्ता नहीं बदल सकते, एक एक आदमी मार नहीं सकते, एक एक बिल्डिंग गिरा नहीं सकते। 2 साल से हमास को आप खात्मा कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह को आप टारगेट करते रहते हैं, वो खत्म नहीं हुआ। आप कैसे किसी सभ्यता या देश को खत्म कर देंगे जबकि आप एग्रेसर हैं? और आपके साथ वर्ल्ड इसलिए नहीं खड़ा हुआ है क्योंकि आप इस बार गलत हैं, इसलिए आपका यूके नहीं साथ दे रहा है। स्पेन से शुरुआत हुई, इटली ने उसको बोला, यूके ने बोला, फ्रांस ने बोला, आप आइसोलेटेड हो गए। लिहाजा अब आपको इस तरीके के नेशनल एड्रेस की जरूरत पड़ रही है जिसमें आप अपने नागरिकों को समझा सकें कि हम युद्ध जीत रहे हैं। एपिक फ्यूरी का गुणगान करते हैं, अपने सोल्जर का मोटिवेशन करते हैं, अच्छी बात है, जरूर करिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप फेल हो गए ना। आप किस तरीके के ऑपरेशन लॉन्च करने की बात कर रहे हैं? स्टेट ऑफ हार्मोज में बोलते हैं कि मेरा इससे कमर्शियल हमारी नीड जो है एनर्जी की मीट नहीं होती, जिसकी एनर्जी मीट होती है वो आके स्टेट ऑफ हार्मोज खुला है, हमें इससे नहीं लेना देना। तो आपने 1 महीने से यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्यों डिप्लॉय कर रखा था? इतनी तबाही के लिए एग्रेसर क्यों किया? और क्यों आज भी वहां पे करीब 200 से 500 शिप फंसे हुए, उनकी सुरक्षा की कौन गारंटी लेगा? ये कमर्शियल शिप है, इनके पास हथियार नहीं होते हैं, वो सारे के सारे फंसे। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को आपने ध्वस्त कर दिया। ठीक है सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी जो उन्होंने बयान दिया है, हाँ, मार्केट को नीचे करते हैं। पूरे विश्व में आपने अमेरिका को हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया। आप इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर, और आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के चक्कर में अमेरिका बैक सीट पे चला गया। नेटो से आप निकलने की बात कर देते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी आप कैसे गारंटी करोगे? अगर अमेरिका सिर्फ अमेरिका वालों के लिए रह जाएगा तो अमेरिका विल नॉट रिमेन यूएस। तो दुनिया भर के सॉफ्ट के तमाम मैन पावर, आपका जो विजडम है पूरी दुनिया से कलेक्ट होके आपके नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो लिहाजा आप इंक्लूसिव तरीके से नहीं सोच सकते हैं। और साथ में आज आप किस तरीके की आपकी पॉपुलैरिटी डाउन हुई, आपने वर्ड को दिया क्या है? इन 1 साल में तो तबाही थी, आगे 3 साल में पता नहीं क्या होने जा रहा है। एवरी डे यू मेक अ न्यूज़। और ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है देखना, क्योंकि एक बड़े जिम्मेदार देश के नेता और जिम्मेदार जो शख्सियत है, खुद को कहीं ना कहीं वहां जगह यही साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनके तरफ से इस तरीके की बयानबाजी जिस तरीके से दी गई है बहुत बचकानी लगती है और दुनिया भर को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया गया। अमेरिका को लेकर जो एक भारी भरकम सोच लोगों ने रखी थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से अगर देखिए तमाम चीजें अभी भी कहीं ना कहीं वैसी ही है जिसकी तस बनी हुई है, और ये जो जंग के हालात है अभी भी वही है। और सबसे अहम चीज जो अगर हम देखें इस बयानबाजी के बाद ये भी साफ हो गया है कि अभी 2 से 3 हफ्ते ईरान के लिए और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ईरान इस पर चुप्पी साधे रहता है या फिर इसका फिर से कुछ करारा जवाब ईरान देगा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।